ये स्टूडेंट्स देखो, ऑनर फंड्स में क्योंकि बिजनेस सोर्सेज में देयर आर द टू सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस जिसमें ऑनर फंड एज वेल एज बोरोअर फंड। ऑनर फंड में फर्स्ट सोर्स आपका इक्विटी शेयर्स आता है, सेकंड आपका प्रेफरेंस आता है, थर्ड आपका रिटेन प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग आता है। ये तीन सोर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चौथा जो आपका आता है वो जीडीआर आता है। जीडीआर की फुल फॉर्म है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट सबसे पहले आता है कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट ही होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द जीडीआर? कहते हैं जब कोई इंडियन कंपनी फॉरेन में शेयर इशू करती है, जब कोई इंडियन कंपनी फॉरेन में शेयर इशू करती है तो उसको जीडीआर बोला जाता है। कुछ देखिए जो नहीं मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ उस पर कंसंट्रेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मीनिंग का मतलब होता है व्हेन एनी फॉरेन कंपनी इशू शेयर, ठीक है, या सॉरी व्हेन एनी इंडियन कंपनी इशू शेयर टू फॉरेन कंट्री दैट इज कॉल्ड द जीडीआर। सबको समझ आ गया? अमेरिका को छोड़कर अगर हमारी कोई इंडियन कंपनी किसी भी फॉरेन कंट्री में शेयर इशू करती है तो दैट इज कॉल्ड द जीडीआर। इट्स क्लियर? जीडीआर, जब भी हम जीडीआर इशू करते हैं किसी भी फॉरेन कंट्री में तो एक मैंडेटरी कंडीशन है कि जिस फॉरेन कंट्री में भी आप शेयर इशू कर रहे हो, आप अपनी कंपनी के शेयर्स पहले उस फॉरेन कंट्री के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करो। हर कंट्री में स्टॉक एक्सचेंज होता है, उस कंट्री के किसी स्टॉक एक्सचेंज में पहले अपनी कंपनी के शेयर्स को रजिस्टर्ड कराओ, लिस्टिंग कराओ, एक ही बात है। देन आप उस कंट्री में अपनी कंपनी के शेयर इशू कर सकते हो। अगर आपने लिस्टिंग नहीं करा रखी है तो आप शेयर इशू नहीं कर सकते। इट्स क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल इसकी फीचर्स में जीडीआर कैन बी लिस्टिंग इन एनी अमेरिकन और एनी यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में शेयर इशू करते हो तो जो भी आपका यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज है यानी उस फॉरेन कंट्री का जो स्टॉक एक्सचेंज है पहले वहां पर आप अपनी कंपनी के शेयर्स को लिस्टिंग कराओ। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, हमारे इंडिया में भी 24 स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज वो प्लेस होता है जहां पर हम अपने शेयर्स को क्या करते हैं, परचेज एंड सेल करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी कंपनी शेयर इशू करती है, जिन लोगों ने भी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, कंपनी उनका पैसा अपनी पूरी लाइफ में रिटर्न नहीं करती, इक्विटी का पैसा। लेकिन वो लोग चाहे तो वो शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स किसी को भी बेच सकते हैं। वो शेयर होल्डर्स जिस मार्केट में अपने शेयर्स को बेचेंगे उस मार्केट को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। मास्क पहनो सब लोग, ठीक है। तो उस मार्केट को या उस स्टॉक उसको सेकेंडरी मार्केट या क्या बोला जाता है, स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई स्टॉक एक्सचेंज वो मार्केट है जहां पर हम अपनी सिक्योरिटीज क्या करते हैं, परचेज एंड सेल करते हैं। तो अब जब भी हम किसी भी कंपनी, अगर मान लो कोई फॉरेन की कंपनी भी इंडियन मार्केट में शेयर इशू करेगी ना, कोई बाहर की कंपनी अगर इंडिया में शेयर इशू करेगी तो उसको आईडीआर बोला जाता है। तो वो फॉरेन की कंपनी भी पहले इंडिया में 24 स्टॉक एक्सचेंज है, पहले यहाँ के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को रजिस्टर कराएगी, उसके बाद ही वो इंडियन मार्केट में शेयर इशू कर सकती है, अदरवाइज नहीं। अब आप सोचोगे ना, ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंज किसी कंपनी का नाम अपने यहाँ पे रजिस्टर नहीं करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज की भी कुछ टर्म्स कंडीशन होती है। किसी भी कंपनी का नाम आपने यहाँ पर रजिस्टर करने से पहले स्टॉक एक्सचेंज उस कंपनी की टर्म्स कंडीशन को चेक करेगा कि क्या वो कंपनी मेरे स्टॉक एक्सचेंज की सभी टर्म्स कंडीशन को फुलफिल कर रही है, कि भी उसकी इतनी सेल होनी चाहिए, इतना प्रॉफिट होना चाहिए, इतनी एसेट्स होनी चाहिए, ये सब। अगर आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज की सभी टर्म्स कंडीशन को प्रॉपर फुलफिल कर रही है, देन स्टॉक एक्सचेंज आपकी कंपनी का नाम अपने यहाँ पर क्या करेगा, रजिस्टर करेगा। इट्स क्लियर? तो जब भी कोई इंडियन कंपनी फॉरेन में शेयर इशू करेगी तो फॉरेन के किसी यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में पहले अपनी कंपनी का नाम वहाँ रजिस्टर कराना होता है। सेकंड, 1 जीडीआर इज इक्वल टू 2 शेयर्स होता है। जैसे मान लो $1 हमारे इंडियन रुपीज के 72 पॉइंट समथिंग ऐसे के बराबर हो रहा है, ऐसे ही एक जीडीआर 1 ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट कितने शेयर्स के इक्वल होता है, 2 शेयर्स के इक्वल होता है। कहता है जीडीआर कैन गेट देम कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। कहता है जो जीडीआर होल्डर होते हैं ना, जिन लोगों ने भी जीडीआर खरीदे हुए हैं, उन जीडीआर होल्डर्स को वोट देने का राइट नहीं होता है। जैसे अगर हम कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं तो हम कंपनी के ओनर बन जाते हैं, हमें वोट देने का राइट है। लेकिन जिन लोगों ने कंपनी का जीडीआर खरीदा है उनको वोट देने का राइट नहीं होता है। लेकिन अगर मुझे वोट देने का राइट लेना है,
मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो मैं चाहूँ तो अपने GDR को शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। लिखा हुआ है GDR कैन गेट देम कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। GDR को हम शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उनको वोट देने का राइट भी मिल जाएगा। वैसे GDR होल्डर्स को वोट देने का राइट भी नहीं होता है। GDR होल्डर्स को भी शेयर होल्डर्स की तरह प्रॉपर डिविडेंड मिलता है। जैसे शेयर होल्डर्स को उनके शेयर पर डिविडेंड मिलता है, ऐसे GDR होल्डर्स को भी क्या मिलता है, प्रॉपर डिविडेंड मिलता है। और कहता है GDR हमेशा US डॉलर में डिनोमिनेट होते हैं। जैसे हमारे जो IDR होते हैं वो हमेशा रुपीज में डिनोमिनेट होते हैं, क्योंकि उनका डिविडेंड हमें रुपीज में मिलता है। ऐसे GDR का जो डिविडेंड है वो हमें किस में मिलता है, US डॉलर में आपको डिनोमिनेट मिलता है, यानी US डॉलर में आपको पेमेंट करते हो रुपीज में, ठीक है, डॉलर में इसको डिनोमिनेट किया जाता है। ये थी GDR की फीचर्स। सबको समझ आ गई कि GDR जो होल्डर है, जब भी हम GDR इशू करते हैं तो हमें किसी भी यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में पहले अपने शेयर्स लिस्टिंग कराने होंगे। 1 GDR = 2 शेयर्स होता है। GDR होल्डर को कभी वोट देने का राइट नहीं होता, लेकिन हम चाहें तो GDR को शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। GDR को भी शेयर होल्डर्स की तरह प्रॉपर डिविडेंड मिलता है, और GDR को US डॉलर में डिनोमिनेट किया जाता है। US डॉलर का मतलब डॉलर में इनको डिविडेंड दिया जाता है। GDR कैसे इशू किया जाता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मेरी इंडियन कंपनी ऐसे जाके फॉरेन में शेयर इशू कर दे रही। अगर मान लो कोई इंडियन कंपनी फॉरेन में शेयर इशू करती है तो उसके इशू करने की भी प्रोसेस होती है, उसके इशू करने की भी प्रोसेस होती है। जैसे इशूइंग कंपनी है, सबसे पहले इशूइंग कंपनी का मतलब कोई इंडियन कंपनी है, कोई भी इंडियन कंपनी, फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी है, कोई भी इंडियन कंपनी who want to issue the share in foreign country, वो इंडियन कंपनी है। वो इंडियन कंपनी पहले अपने शेयर DCB को देगी। DCB का मतलब डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। वो अपने शेयर पहले किसको देगी, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को देगी। डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को शेयर कहाँ इशू करेगा, ठीक है, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को। ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को, और ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक फॉरेन इन्वेस्टर्स को शेयर इशू कर देता है। कहने का मतलब होता है, अगर कोई इंडियन कंपनी है, अगर मान लो फॉरेन में शेयर इशू करना चाहती है, तो वो कंपनी पहले अपने डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक का मतलब इंडिया का जो डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक है, इंडिया का बैंक है, उसको देगी। इंडिया वाला बैंक फॉरेन के बैंक को देगा, जिसको ODB बोल रखा है। समझ आ रहा है, इंडिया वाला बैंक किसको देगा, फॉरेन वाले को, और फॉरेन वाला फॉरेन इन्वेस्टर्स को शेयर क्या कर देता है, इशू कर। कभी भी एक इंडियन कंपनी डायरेक्ट अपने शेयर फॉरेन में इशू नहीं कर सकती है। ये प्रोसेस फॉलो करेगी, तब जाके वो फॉरेन मार्केट में अपने शेयर्स क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। बेटा ये प्रोसेस सबको क्लियर आ गई, समझ में, इट्स क्लियर। उसके बाद आता है, जब कोई इंडियन कंपनी फॉरेन में शेयर इशू करती है तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, हम क्यों फॉरेन में शेयर इशू करते हैं, या फॉरेन में शेयर इशू करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स में पहला बेनिफिट में लिखा हुआ है गेटिंग फॉरेन कैपिटल। यू नो व्हेन वी इशू द शेयर्स इन फॉरेन कंट्री देन वी गेट फॉरेन कैपिटल, क्योंकि वहाँ अगर शेयर इशू करेंगे तो जो वहाँ के लोग हैं जो हमारे शेयर्स खरीदेंगे वो हमें पैसा किस में देंगे, डॉलर में देंगे, तो हमें फॉरेन कैपिटल मिलेगी। फॉरेन कैपिटल मिलेगी तो कहीं ना कहीं मेरी कंपनी का डेवलपमेंट क्या होगा, ज़्यादा। तो एक तो फॉरेन कैपिटल हमें मिलती है, एक बेनिफिट तो हमें ये मिलता है। सेकेंड, मोर लिक्विडिटी। मोर लिक्विडिटी का मतलब ज़्यादा पैसा मिलता है, या लिक्विडिटी का मतलब कैश है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, कैश, ज़्यादा कैश मिलता है। क्योंकि अगर मान लो एक इंडियन कंपनी अपने शेयर्स को फॉरेन मार्केट में शेयर इशू करते हो तो शेयर्स की ज़्यादा अच्छी प्राइस वहाँ फॉरेन मार्केट में मिलती है। ज़्यादा अच्छी शेयर प्राइस मिलेगी तो डेफिनेटली अपने शेयर्स के बदले में उसको ज़्यादा क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। तो ज़्यादा कैश मिलेगा तो इसका मतलब उसको ज़्यादा लिक्विडिटी मिलेगी। समझ आ रहा है, ज़्यादा क्या मिलेगी, लिक्विडिटी मिलेगी। जैसे एक शेयर इंडियन मार्केट में तो 20 रुपए का बिक रहा है, अगर वही शेयर फॉरेन मार्केट में इशू करते तो 20 रुपए का बिक रहा है, तो 10 रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं ना, यस या नो। तो 10 रुपए ज़्यादा मिलेंगे तो मुझे लिक्विडिटी क्या मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है। लिक्विडिटी का मतलब पैसा, कैश। उसके बाद आता है इंक्रीजिंग गुडविल ऑफ द कंपनी। बेटा एक बात तो सिंपल सी है, जब भी कोई इंडियन कंपनी फॉरेन में शेयर इशू करेगी तो भाई फॉरेन में शेयर इशू करने से उस कंपनी के रेपो इमेज और गुडविल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि अब उस कंपनी की रेपो सिर्फ डोमेस्टिक लेवल तक ही नहीं है, अब उस कंपनी की रेपो
लेवल तक इंक्रीज हो गई है, तो कहीं ना कहीं कंपनी की इमेज, कंपनी की रेपो, कंपनी की गुडविल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इट्स क्लियर। थर्ड पॉइंट। फोर्थ, लोअर फ्लोटिंग कॉस्ट। बेटा फ्लोटिंग कॉस्ट का मतलब होता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या होता है, फ्लोटेशन कॉस्ट। कि जब भी शेयर इशू करते हैं तो शेयर इशू करने पर जो कॉस्ट आती है उस कॉस्ट को फ्लोटेशन कॉस्ट कहा जाता है। जब भी हम इंडियन मार्केट में भी शेयर इशू करेंगे तो हमें रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी होती है, ब्रोकर को ब्रोकरेज देनी होती है, प्रोस्पेक्टस बनवाना होता है, कॉमन सील बनवानी होती है, बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। शेयर इशू करने के लिए आप जो भी एक्सपेंस करते हो उन ऑल ओवर एक्सपेंस को फ्लोटेशन कॉस्ट कहा जाता है। उन ऑल ओवर एक्सपेंस को क्या कहा जाता है, फ्लोटेशन कॉस्ट। कहता है कि जब हम शेयर्स के कंपैरिजन में जीडीआर इशू करने का फ्लोटेशन कॉस्ट क्या आती है, कम आती है। अगर हम इंडियन मार्केट में शेयर इशू करेंगे तो फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा आती है, लेकिन सेम शेयर्स अगर हम कहाँ इशू करते हैं, फॉरेन मार्केट में, तो जीडीआर इशू करने की फ्लोटेशन कॉस्ट क्या आती है, कम आती है। एक फायदा ये मिलता है। बेटर शेयर प्राइस। बेटर शेयर प्राइस का मतलब हमें अपने शेयर्स की अच्छी वैल्यू फॉरेन मार्केट में मिल जाती है, क्योंकि हमारा अगर इंडियन मार्केट में शेयर 10 रुपए का है तो फॉरेन मार्केट में वही शेयर हमें 20 रुपए में सेल हो जाता है हमारा। तो कहीं ना कहीं हमें अपने शेयर्स की अच्छी प्राइस फॉरेन मार्केट में मिल जाती है। एक फायदा हमें ये भी मिलता है। और स्कैटर्ड शेयर होल्डर्स का मतलब होता है, स्कैटर्ड मानी फैल जाते हैं शेयर होल्डर्स, क्योंकि अगर हम अपने शेयर फॉरेन मार्केट में शेयर इशू करते हैं तो फॉरेन के लोग हमारे शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। तो इसका मतलब अब हमारे शेयर होल्डर्स है वो हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री को क्रॉस करके इंटरनेशनल बाउंड्री में भी एंटर कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो शेयर होल्डर्स है वो वर्ल्ड वाइड लेवल तक क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। शेयर होल्डर्स बढ़ जाते हैं, ज़्यादा फैल जाते हैं, ज़्यादा उनकी नंबरिंग बढ़ जाती है। एक हमें बेनिफिट ये मिलता है कि वर्ल्ड वाइड लेवल तक हमारे शेयर होल्डर्स बढ़ जाते हैं। तो एक ये बेनिफिट्स है। ये था जब भी हम जीडीआर इशू करते हैं तो जीडीआर इशू करने पर हमें ये बेनिफिट्स मिलते हैं। इट्स क्लियर। फॉरेन कैपिटल मिलेगी, ज़्यादा लिक्विडिटी मिलती है, ज़्यादा कैश मिलता है, हमारी गुडविल बढ़ जाती है। जीडीआर इशू करने की फ्लोटेशन कॉस्ट क्या रहती है, शेयर के कंपेरिजन में कम रहती है। हमें फॉरेन मार्केट में शेयर इशू करेंगे तो हमें अपने शेयर्स की अच्छी प्राइस मिल जाती है, और साथ ही साथ हमारे शेयर होल्डर्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। हमारे शेयर होल्डर्स अब इंटरनेशनल लेवल पर भी बन जाते हैं, तो इससे भी कंपनी को एक बेनिफिट मिल जाता है। ये था जीडीआर के मेरिट्स। किसी बच्चे को जीडीआर के मीनिंग में कोई डाउट? जीडीआर का मतलब होता है कि जब भी कोई इंडियन कंपनी फॉरेन में शेयर इशू करती है, समझ आ रहा है, फॉरेन मतलब अमेरिका को छोड़ के, एक्सेप्ट अमेरिका, जब भी कोई इंडियन कंपनी फॉरेन मार्केट में शेयर इशू करती है दैट इज कॉल्ड द जीडीआर। एक्सेप्ट अमेरिका, अमेरिका को छोड़ दो क्योंकि अमेरिका का अलग दे रखा है उसने इंडिया। जब भी कोई कंपनी एक्सेप्ट अमेरिका एनी फॉरेन कंट्री में आप शेयर इशू करते हो दैट इज कॉल्ड द जीडीआर। जीडीआर के क्या क्या फीचर्स में किसी बच्चे को कोई डाउट? ये इशू करने की प्रोसेस और ये जीडीआर की क्या दे रखी है, मैथ्स। यहाँ तक सबको समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है? बोलो, कोई डाउट नहीं है?